मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में मांगे वोट। अस्पतालों में अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने अब सरकार स्कैन एंड शेयर योजना की शुरुआत। मरीज को करना होगा क्यूआर कोड स्कैन, मरीज की सारी जानकारी डॉक्टर को मिल जाएगी। जोशीमठ को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय दल आमने सामने। पुनर्वास पर कांग्रेस के सवाल। बीजेपी ने कहा अब सब कुछ सामान्य, भू धसाव वाली जगह का ट्रीटमेंट कर दिया गया। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने सरकार ने उठाया बड़ा कदम। डॉक्टरों की आवश्यकता और कमी को लेकर गैप स्टडी कराकर योजना बनाने पर किया जा रहा काम। और मलिन बस्तियों में बुलडोजर की कार्रवाई पर मंत्री की सफाई। मंत्री जोशी ने कहा प्रदेश सरकार मार्च 2016 से पहले की मलिन बस्तियों को रेगुलाइजर करने का कर रही काम। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एमडीए ने रोका अभियान। बड़ी खबर आपको बता दे देहरादून से, जहां पर एमडीए ने अभियान रोक दिया। स्थानीय जनता ने कल किया था विरोध प्रदर्शन। कल के विरोध प्रदर्शन के बाद एमडीए ने कार्रवाई रोक दी है। दस्तावेजों की दोबारा जांच करेंगे। जबरदस्ती घर तोड़ने में लगे थे एमडीए पर आरोप। बड़ी कार्रवाई इस वक्त की आपको बता रहे हैं देहरादून से। एमडीए ने रोका अभियान। एमडीए ने रोका अभियान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे। स्थानीय जनता ने किया था कल विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। रक्षा मंत्री का दायित्व दोबारा मिलने पर दी बधाई। पार्किंग सुविधा विकसित करने भूमि राज्य सरकार को देने का किया अनुरोध। नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री से सीएम ने की शिष्टाचार भेंट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया है उन्होंने। रक्षा मंत्रालय का दायित्व दोबारा मिलने पर उन्होंने बधाई दी है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो देहरादून में जहां एक तरफ प्रशासन नदी पर बने अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भूमि पर बने सरकारी आवास अधूरे पड़े हुए हैं। ये आवास कटबंगला के पास सरकारी भूमि पर बने हैं, जहां पर इन गरीब बस्ती वालों को विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को सभी लोगों को इन आवासों में विस्थापित कर नदी को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आवास कम से कम 12-15 साल से बने हुए हैं। ये आवास जो नदी के किनारे जो लोग दायरे में आ रहे थे, टूटने के दायरे में आ रहे थे, जिनको हटाने का प्लान था सरकार का, उनको हटा के यहाँ पर बसाने का प्लान था।
फिर पता नहीं क्या सरकार का क्या हुआ कि ये आवास रुक गए। ठीक है, अब ये लोगों को तोड़ के बिल्कुल बेघर कर दिया जा रहा है। कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है उनके लिए। बरसात का मौसम आने वाला है, कोई साधन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्जा लेके बनाया है और कर्जे में हुआ है। अच्छा, सरकारी आवास हैं ये? हाँ, सरकारी आवास ये बनने थे, लेकिन सरकार का क्या प्लान हुआ जो इसमें ये रुका है पूरा। अच्छा, किसी प्रकार कोई भू माफिया या किसी बिल्डर का यहाँ पे कब्जा होना? ये ऐसा तो कब्जे का तो कोई कुछ नहीं था। ये कोई कंपनी द्वारा ही किसी में स्टे लिया गया है। क्या हुआ ये तो जांच का स्टे चल रहा विषय। है, जमीन सरकारी है? जी, जमीन सरकारी है, जांच का विषय है सर ये क्यों रुक। त्रियुगी नारायण पवाली काठा ट्रैक पर रास्ता भटकने से फंसे 4 ट्रैक्टरों का एसडीआरएफ ने घने जंगलों में बारिश के बीच सकुशल रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक त्रियुगी नारायण से 4 धाम स्थानीय ट्रैक्टर पवाली काठा बुग्याल में ट्रैकिंग करने निकले थे, लेकिन रात के समय ट्रैकर बारिश और अंधेरा होने के चलते रास्ता भटक गए, जिसके बाद ट्रैकरों ने फोन के जरिए एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी। फिलहाल एसडीआरएफ ने चारों ट्रैकरों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त आए थे यहाँ घूमने पवाली काठा कल रात को। हमने कल रात को वहीं पे स्टे किया। निशांत, रोहित रावत, रजत राणा और हम चारों सुबह निकले, दोपहर में निकले हम 11:30 के आसपास। और हम यहाँ पे पहुंच गए थे, बट हमको थोड़ा रास्ते में दिक्कत हो गई। हमको रास्ता मिला नहीं, रास्ता भटक गए थे। तो हमने 102 पे कॉल करी और उन्होंने 112। जनपद पंचावत के प्रभारी मंत्री ने जिला योजना और अनुश्रवण समिति की बैठक ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने जनपद चंपावत के विकास कार्यों पर चर्चा की और अधिकारियों को कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश देने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जानी है। इस वर्ष जिला योजना के लिए 58 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.35 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिला योजना की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने चंपावत जनपद में कार्यरत पीआरडी स्वयंसेवकों से रुके हुए मानदेय का विषय उठाया, जिस संबंध में प्रभारी मंत्री ने वित्त सचिव से दूरभाष पर बात कर मानदेय का बजट अतिशीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। चालू कार्य है उनको पूरा करना हो, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। और मैं मानती हूँ कि इस जिला योजना के बजट आवंटन के उपरांत में और परिवेश स्वीकृत होने के उपरांत में शीघ्र जो है संबंधित विभागों को संबंधित कार्य योजनाओं को बजट रिलीज किया जाएगा और जिससे कि समय पर कार्य जो है वो पूर्ण किया जा सके। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सीमांत नीति घाटी के सबसे दूरस्थ मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर चुनाव व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार सीमांत नीति माणा घाटी के 3838 माइग्रेट मतदाता अपने मूल गांव में ही मतदान करेंगे। इन दिनों ग्रीष्मकाल में नीति माणा घाटी के लोग अपने मूल गांव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं। उत्तराखंड में मंगलोर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोहम्मदपुर गांव में घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को जीतना पड़ेगा। उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, बड़ा साथ दिया उन्होंने और फिर से उनसे आगे के लिए साथ मांग रहे हैं, आशीर्वाद। कितना सहयोग मिल रहा है, कितना अच्छा सहयोग देखे जो वातावरण है, हम तो घर घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और बिना ढोल के बिना उसके घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को उत्साह को देख करके, उनकी उपस्थिति को देख करके अंदाज लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ है। उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी के लिए गैप स्टडी कर योजना बना रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में
CHC और अन्य चिकित्सालयों से रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से सेवा अवधि की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल करने को राज्य सरकार को कैबिनेट में अपनी मंजूरी दे दी है। अभी माननीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए सेवा विस्तार का जहां इशू है वहां 60 से 65 साल कर दिया है और प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो हम अभी फिलहाल जो स्ट्रेंथ है सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अभी आधा जो है हमारा शॉर्टेज है। गढ़वाल क्षेत्र से ले जा रहे कूड़े को गिरगांव बिलकेदार में फेंके जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। जनप्रगतिशील मंच के अध्यक्ष संदीप सिंह रावत ने क्षेत्रवासियों की ओर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नगर निगम श्रीनगर की ओर से क्षेत्र का सारा कूड़ा और मृत पशुओं को गिरगांव बिलकेदार क्षेत्र में फेंका जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर बिलेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर स्थित है। कूड़े के बदबू के कारण मंदिर में पूजा पाठ करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं उन्होंने क्षेत्र में कूड़ा फेंकने पर रोक नहीं लगाए जाने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। देखिए, आज हम जिलाधिकारी साहब के पास आए और पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि इस कूड़े के मामले में सर्वप्रथम हमारी जो शिकायत है कि जो कूड़ा आ रहा है वो श्रीनगर का कूड़ा है, तो श्रीनगर का कूड़ा किसी ग्राम पंचायत में क्यों डाला जा रहा है। नंबर एक तो हमारी कंप्लेंट है और दूसरा, जब कूड़ा श्रीनगर का है तो हम लोग उसमें क्यों, हम लोगों को समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है। अब देखिए, एक हफ्ते से लगातार आग जल रही है, कई बार शिकायत कर चुके हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें RDM साहब के पास आना पड़ गया। इसमें SDM और मुख्य नगर अधिकारी से फोन पे भी दूरभाष पे वार्ता भी की गई और उन्हें निर्देशित भी किया जा रहा है कि इसका जो नियमानुसार त्वरित समाधान किया जाए उसको तत्काल किए जाने के लिए उन्हें निर्देश जारी किए। पहली बार मेरे संज्ञान में भी आया है, उससे पहले उनके द्वारा तहसील दिवस पे भी उसे स्थानीय स्तर पर उठाया गया था। मंगलोर के कुड़गी गांव के जंगलों में खेत में काम करने गई महिला पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जंगली जानवर के हमले में सूचना पाकर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम पिंजड़ा लगाकर जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी विनय राठी ने निरीक्षण किया और वन कर्मियों को हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। कल देखो, ये 24 तारीख के शाम की 5:30 बजे के आसपास की घटना है। ये जो महिला जिसका नाम ये मिश्रा देवी है, पत्नी मांगेराम जी, तो उनके द्वारा यहाँ खेत में काम किया जा रहा था। जो स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, अचानक कोई जंगली जानवर आया और उन पे हमला करके, हमला इतना जबरदस्त था कि मौके पे उनकी डेथ हो गई। जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारी टीम, रेस्क्यू टीम और जो ट्रैंकुलाइज टीम होती है, सब हम लोग इकट्ठा हुए और मौके पे जाके पग मार्क वगैरह देखे गए तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा कि ये गुलदार का हमला है। प्रदेश के दुर्गम गांव अब बिजली की कटौती के बिना जगमगाएंगे। न तो अब इन गांवों में बिजली जाएगी और न ही लो वोल्टेज की समस्या से पहाड़ों के गांवों में दिक्कत होगी। यही नहीं, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है वहां भी अब बिजली के बल्ब टिमटिमाएंगे। प्रदेश के सबसे बहुआयामी मधुगंगा पर 15 मेगावाट की महेश्वर जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 मेगावाट की मध्य महेश्वर जल विद्युत परियोजना का सबसे अधिक लाभ जनपद रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी, मध्य महेश्वर घाटी, तुंगनाथ घाटी के 200 से अधिक गांव को मिलेगा। इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली से गांव में लो वोल्टेज, अनियमित रोस्टिंग से निजात के साथ ही 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलती रहेगी। आने वाले दिनों में 3 टरबाइन से बिजली बननी शुरू हो जाएगी, जिसे UPCL की ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। 5 मेगावाट की 3 टरबाइंस हैं, जिनमें से 2 टरबाइंस का टेस्टिंग कमीशनिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। उनसे सिंक्रोनाइजेशन कर दिया गया है और उत्पादन भी शुरू हो चुका है। जो तीसरी यूनिट है उसकी टेस्टिंग और कमीशनिंग
शुरू हो चुकी है, वो भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से सालाना 101 मिलियन यूनिट विद्युत की ऊर्जा प्राप्त होगी और इससे ये जो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है जो केदारनाथ तक जाता है, उस एरिया में जो रिलायबल पावर सप्लाई और बढ़ जाएगी। 15 मेगावाट की विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन का ट्रायल भी शुरू हो गया है, जिसके तहत बीते शनिवार और रविवार को 8,000 और 6,000 यूनिट बिजली उत्पादन कर यूपीसीएल के ग्रिड पर भेजी गई है। इस सप्ताह में 2 टरबाइन से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा और परियोजना से व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत उत्पादन शुरू होने पर यूपीसीएल के अनुबंध के तहत उत्तराखंड जल विद्युत निगम को धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। परियोजना की मशीनों से परीक्षण शुरू हो गया है। पहली टरबाइन से 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली उत्पादन की जा चुकी है। शीघ्र ही परियोजना से व्यावसायिक स्तर पर विद्युत उत्पादन शुरू कर यूपीसीएल की ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये जो परियोजना है इसकी लागत 392 करोड़ है, 352 करोड़, और जैसा कि मैंने बताया एक परियोजना पूर्ण हो चुकी है। निकट भविष्य में हम और परियोजनाएं भी पूर्ण करेंगे। अभी हमारी लखवार परियोजना पे निर्माण कार्य गतिमान है और हमने त्यूनी पलासू 72 मेगावाट की परियोजना की निविदा आमंत्रित कर रखी है। सरकारी बियोल लुप्सिया बागड़ परियोजना जो पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है, उसकी भी निविदा हम प्रकाशित करने वाले हैं। तो भविष्य में ये 3 हमारी परियोजना है बड़ी महत्वपूर्ण, जो कि हम देश की आजादी के बाद से पहाड़ों में बिजली की समस्या हमेशा ही बनी रहती थी। कभी लो वोल्टेज तो कभी बिजली कटौती से पहाड़ों की जनता को समस्या से 2-4 होना पड़ता था। पहाड़ों को जगमगाने के लिए योजना तो बनाई, लेकिन आपदा ने योजना के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। सरकार ने फिर से इस योजना पर 350 करोड़ का बजट बनाते हुए इस योजना को फिर से शुरू किया है, जिसका लाभ सालों बाद पहाड़ की जनता को मिलेगा। देहरादून से योगेश शैली की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। धाकड़ फैसलों की वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ भूमि मुखिया के रूप में उभर कर आई है और इन दिनों धाकड़ धामी का खनन माफियाओं पर हंटर खूब प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफियाओं का बोलबाला है। उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं और हर बार सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा खूब भुनाया जाता है और सरकार बनती है बिगड़ती है, लेकिन अवैध उत्खनन का कारोबार टस से मस नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड की कमान मुखिया पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफियाओं के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफियाओं पर चला रही है। तराई पश्चिम डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें पहले तो अवैध उत्खनन के परिवहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई। जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रैशर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रैशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रैशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रखा था, जिस पर अब संयुक्त रूप से टीम का गठन कर प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर स्टोन क्रैशरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही में से बाजपुर में स्थित एक सिंह स्टोन क्रैशर के साथ साथ जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के लगभग
4 स्टोन क्रशरों पर वन विभाग की टीम ने सीज कर कार्यवाही की है। वन विभाग की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखी जा सकती है। वन विभाग की कार्यवाही को रोकने के लिए लगातार खनन माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे, लेकिन कल एक सिंग स्टोन क्रशर था, ये बाजपुर के पास सिंग स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रशर की भी जांच चल रही है, तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए डीएफओ प्रकाश चंद आर्या द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अब और भी शक्ति के साथ चलाया जाएगा और प्रकाश चंद आर्या ने खनन माफियाओं को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के कारोबार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम के अनुसार ही खनन को अंजाम दे और अवैध खनन करते हुए भविष्य में कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाएगी। धाकड़ धामी के धाकड़ अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर खनन माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने में धाकड़ अधिकारी सफल होते हैं या फिर नहीं, या फिर इस बार फिर सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा फिर से गरमाता है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।